हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ। सो देखो, आपके स्क्रीन के सामने जो है ना, ये मॉडल पेपर है, ठीक है। और इस पूरे मॉडल पेपर को मैंने टाइप किया है विद क्वेश्चन आंसर्स आपको देने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये पूरा मॉडल पेपर, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में जो भी है, ये मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो अब हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी ऑफर में चल रहा है 290, जिसमें ऑल सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल आपको मिल रहे हैं, ठीक है। कैसे क्या करना है, कैसे घर परचेज करना है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो ये पूरा पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं अभी। ये पूरा मॉडल पेपर बिल्कुल इसी तरीके का पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, इनको मैंने टाइप कर लिया है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहने इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है भाई साहब, वो क्या होता है, वो आपका होता है NaHCO3। देखो, सही ऑप्शन पे मैंने टिक भी कर दिया सामने, ठीक है, क्योंकि ये PDF में आपको देने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH क्या होगा। देखो, जब लाल से वो नीला कर रहा है तो वो है क्षार, और क्षार का pH 7 से ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 9 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब यहाँ बनता है, दृष्टि पटल पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, दृष्टि पटल पर, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ, विद्युत परिपथ में सेल को किस चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो सेल को हम इस चिन्ह द्वारा निरूपित करते हैं। ये प्लस माइनस का सिंबल लगा पड़ा है, ठीक। और ये वाला क्या है, ये वाला आपका प्रतिरोध का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है। ओम को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, चैप्टर नंबर 10वां था पहले, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 10वां है उसका प्रश्न है, जिसको मैंने वन शॉट पूरी विज्ञान मैंने पढ़ा रखी है। प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊपर दी गई अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या है, FeO3 है और ये 2 एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम के साथ क्या आ गया, यहाँ पर O3 आ गया, बेचारा Fe अकेला रह गया इधर। तो जब जो अकेला रह जाता है, एक की जगह पे कोई दूसरा आ जाता है, तो उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव होता है मीथेन होता है, जिसका अणु सूत्र आपका होता है CH4, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे प्रश्न यहाँ के हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो, ये जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ आपकी आंखों के सामने भी आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पीतल के अवयवों के मुख्य अवयवों के नाम बताइए। दिख रहा है ना, मेरे सर से ढक जा रहा होगा। तो ये सारा पेपर मैं भी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, 1 बाई 1। कह रहे पीतल के मुख्य अवयवों के नाम बताइए। पीतल किन किन से मिलकर बना होता है। तो पीतल जो भाई बनता है वो बनता है मुख्य रूप से तांबे और जस्ता से मिलकर बना होता है। उसमें कुछ और भी धातुएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से तांबा और जस्ता होता है। थोड़ा बहुत उसमें लोहा भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, सिलिकॉन होता है, मैग्नीज भी होता है, ठीक है। ये सब से मिलकर पीतल बनता है, लेकिन सबसे मेन अवयव है तांबे और जस्ता से मिलकर आपका पीतल बनता है। कह रहे लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है। जो हमारे मुंह के अंदर लार होता है ना, कुछ देखते हो अच्छा सा मुंह से लार टपकने लग जाता है, कहते हैं ना, लार जो एंजाइम होता है उसमें मिलता है हमें एमिलेस, जो स्टार्च को ना शर्करा में तोड़ता है। और इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, और भोजित भोजन को चिपचिपा और गीला बनाने में ये मदद करता है और निकलने में भी हेल्प करता है। कह रहे बेंजीन और पेंटेन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। बेंजीन का जो संरचनात्मक सूत्र होता है, मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं, ये C6H12 होता है सूत्र, यहाँ गलत लिख रखा है। ये बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है।
और पेंटेन का C5H12 होता है। पेंट मतलब 5 कार्बन, ठीक है। ये हमारा बन गया पेंटेन का संरचनात्मक सूत्र। ये आपसे बोला गया है कि बनाओ। अगला प्रश्न है न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल मैंने अलग से वीडियो बना रखी है पूरे किताब की, चैप्टर वाइज भी। मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। कह रहे हैं कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। बल्ब से 0.50 विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति का हमें ज्ञात करना है। तो विभवांतर यानी कि हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले विभवांतर V दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है। धारा का मतलब हमें दे रखा है I, धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हमें P निकालना, शक्ति बराबर P बराबर होता है VI। ये हमें V दे रखा है, ये हमें I दे रखा है। इन दोनों की गुणा करोगे 110 आ जाएगा। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, हिंदी में लिख सकते हो वाट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण दीजिए। तो एक लिंग जिसमें या तो नर के गुण या मादा के गुण दोनों में से एक होता है। जिन पुष्पों में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उन्हें पूर्ण या उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। दोनों है तो उभयलिंग, जैसे ट्यूलिप, गुड़हल, सरसों, लिली, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें नर और मादा दोनों अंग होते हैं। एक लिंगी क्या होता है, जिसमें दोनों में से एक ही होता है, या तो नर होगा या फिर मादा होगा। वे पुष्प जिनमें केवल नर या मादा प्रजनन अंग शामिल होते हैं उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और वे प्रजनन के लिए पर परागण से गुजरते हैं, जैसे पपीता, सफेद सहतूत, मक्का, तरबूज, ये एक लिंगी है। कह रहे हैं सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताओ, ठीक है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में जो पाई जाती है वो है मरकरी, जिसे पारा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में तो दिया है। फोकस दूरी को F से प्रदर्शित कर दें 25 सेंटीमीटर, और अगर यहाँ अवतल लिखा होता तो माइनस में लेते हैं। हमें निकालना है लेंस की क्षमता P। P क्या होती है लेंस की क्षमता, हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम, जो P बराबर होता है वो होता है 100/F, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100/F लेंगे। तो F हमारे पास है 25, 25 चौके 100, तो P का मान होगा, P का मान क्या होगा, 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, ये हम लिख देंगे, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को आप एक बार दोबारा देखें, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के 2 वैकल्पिक स्रोतों के नाम बताइए। अभी हमारे पास स्रोत क्या है, अभी हमारे पास जो स्रोत हैं वो है डीजल, पेट्रोल है, ठीक है। जब ये आगे कभी ना जाके कभी खत्म हो जाएंगे तो उसकी जगह जो ले सकते हैं उन्हें हम वैकल्पिक स्रोत कहेंगे, जैसे पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये उसके वैकल्पिक स्रोत हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा तथा एक उदाहरण लिखिए। ऊष्माक्षेपी जब जिसमें से ऊष्मा निकलती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है या निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण बोले तो हमारे पास ये N2 है और ये H2 है। N2 और H2 मिल के क्या बनाते हैं, अमोनिया NH3, और ऊष्मा निकलती है। ये उदाहरण आपको दे देना है, ठीक। अगला है, अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया को केवल चित्रों के द्वारा समझाइए। द्विखंडन, 2 खंड में अलग हो जाना, ये अमीबा है, ये इसका केंद्रक है। देखो ये केंद्रक क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा अलग हो गया ये, फिर ये केंद्रक यहाँ से खुल के ये ऐसा बन गया, ऊपर वाला ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। और ये ऊपर वाला पार्ट देखो यहाँ अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट यहाँ अलग हो गया, 2 खंड में अलग हो गया। तो इस तरीके से चलता है अमीबा में द्विखंडन, ठीक है। कह रहे धोने का सोडा
एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। देखो, जो धोने का सोडा होता है उसका मेन उपयोग क्या होता है? धोने के काम में, कपड़े धोया जाता है। ठीक है, क्यों कपड़ा धोया जाता है? धोने का सोडा क्या करता है, जो पानी हम यूज करते हैं उसकी कठोरता को वो दूर करता है। और इसका उपयोग कांच, साबुन के उद्योग में होता है। यह धावन चूर्ण के घटक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, वही धोने के काम आता है। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है? बेकिंग पाउडर के घटक के रूप में इसे बेकरी में प्रयोग किया जाता है, केक बनाने में, कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है, बहुत से खाने के सामान बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, डबल रोटी बनाने में। यह प्रति अम्लों के घटक के रूप में यानी कि एंटासिड के रूप में भी काम करता है बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में अंतर लिखिए। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छी तरह से देखो। अभी ये जो गमला है, यहाँ पर सूरज की रोशनी मिलेगी ना, तो इसका जो मुंह है इसी की तरफ रहेगा। ये कमरा अंधेरा कमरा में तुम्हें गमला रख दो और यहाँ से थोड़ा सा एक जगह से प्रकाश जहाँ से आ रही है ना, तो तुम्हारा फूल देखोगे उसका जो मुंह है वो उसी रोशनी की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या है? प्रकाश अनुवर्तन है। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? तो तुमने एक गमला लगाया, तुम्हारे दीवार के ऊपर लगाओगे गमला। ठीक है, ये तुम्हारा दीवार है, तुमने गमला यहाँ लगाया, तो गमले की जो जड़ है ना वो नीचे जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी, नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि जमीन नीचे है, गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे लग रहा है और जमीन के अंदर पानी है, तो गुरुत्वानुवर्तन है, गुरुत्व की तरफ वो आकर्षित होता है, तो इसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। और प्रकाश की तरफ आकर्षित होना प्रकाशानुवर्तन, क्योंकि उसको खाना बनाने के लिए प्रकाश चाहिए होता है, तो जिधर से प्रकाश मिलेगा उधर जाएगा ना, ये इसका सिंपल कारण है। कह रहे हैं एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका सीधा सा मतलब है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h'/h। h क्या होता है? बिंब की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु है। और h' क्या होता है? प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बन रहा है ना उसकी ऊंचाई। तो अगर 2 आ रहा है तो सीधी सी बात है 2 तभी आ सकता है। देखो m हमें 2 दे रखा है, h है, तो ये h पट्टे के तरह के गुणे में लग जाएगा, तो h' का मान क्या हो जाएगा? 2h। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई से 2 गुनी है, ये इसका मतलब है। अगर आवर्धन 2, इसका सीधा मतलब है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है बिंब की ऊंचाई की 2 गुनी है, यही आपको लिखना है। कह रहे हैं गंगा सफाई योजना क्या है, यह किस वर्ष प्रारंभ हुई? गंगा हमारी माता है, ठीक है, लेकिन हम हिंदू हैं, ठीक है, और हम गंगा को माता बोलते हैं, लेकिन हम ही सबसे ज्यादा उसको गंदगी करते हैं। फॉरेनर जो है, विदेशी लोग, आपने देखा वो नदी को माता वाता नहीं बोलते, सबकी अलग अलग श्रद्धा है, लेकिन उनकी नदी एकदम साफ सुथरे रहते हैं। हम माता बोलते हैं और हम इतना उनको गंदा करके रखते हैं। ठीक है, गंगा का पानी इतना शुद्ध है कि क्या ही बताऊं, और इतना पवित्र है, उस पानी पीने से आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं, उसमें मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। लेकिन हम बेवकूफ़ क्या कर रहे हैं, कूड़ा कचरा दुनिया का गंद उसमें मचाते हैं, कपड़े धो रहे हैं, है ना, सब कुछ कर रहे हैं उसमें, तो हम ही प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है हमें, चाहे वो गंगा हो या कोई भी नदी हो, हमारे लिए वो पूजनीय है, उसको साफ सुथरा बना के रखना हमारा कर्तव्य है। खुद भी करेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे, ये अपने से वादा खुद को करना है। प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, इनके सामाजिक जागरूकता लाना अनिवार्य है। गंगा सफाई योजना इसी दिशा में किया गया एक प्रयत्न है। जीवनदायिनी गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए यह योजना सन 1985 में प्रारंभ की गई थी। करोड़ों की यह योजना गंगा जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रारंभ हुई थी, जो अभी भी चल रही है। कह रहे प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, चित्र द्वारा समझाइए। तो ये देखो चित्र, ठीक है, प्रकाश की दिशा में क्यों होती है? अंधेरे कमरे में अगर हम एक गमले में पौधा रख दें, पौधे को खाने बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश की ऊर्जा चाहिए। तो जिस तरफ से प्रकाश की ऊर्जा मिलेगी, प्रकाश का जो पादप का मुंह है, पादप की जो शाखाएं हैं, वो प्रकाश की तरफ मुड़ जाएगी जिस तरफ से आ रही, क्योंकि उसको प्रकाश चाहिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना जब नहीं बना पाएगा तो वो उसको
खाना नहीं मिलेगा तो क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो खाना बनाने के लिए मेन कारण वही है कि उसका शीरा प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। ये बस एक चित्र बना के दिखा देना था। अगला प्रश्न हर साल आता है, क्या है, 600 वाट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। एक फ्रिज है जो उसकी शक्ति हमें दे रखी है 600 वाट, 8 घंटे डेली चलता है। 20 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, जबकि 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है, और 1 किलोवाट घंटा का मूल्य जो दे रखा है 3 रुपये दे रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शक्ति दे रखी है 600 वाट शक्ति दे रखा है, 8 घंटे डेली चलता है, और कितने दिन चलाया गया है, 20 दिन। ठीक है, 20 दिन चलाया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 20 की जगह 30 कर दो, 30 दिन चलाया गया है। तो उपयुक्त ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है पीटी। क्या होता है, पीटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, पी है शक्ति, टी में क्या हो जाए, कितने घंटे चलाया जा रहा है और कितने दिन चलाया जा रहा है, ये आपको गुणा कर देना है। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, किलो वाट होता है, और ये दे रखा है वाट में। तो वाट को किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे। और यहाँ क्या है, गड़बड़ दे रखा है यार, 8 या 24, ठीक है ना, 8 या क्या होगा 24, पीछे से 0। इसको हल करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, गुणा भाग करके 144,000 आएगा। ठीक है, तो इसको 144 KWH आएगा, हल करोगे तो 14000 आएगा। तो 000 को हम काउंट नहीं करते क्योंकि इसको 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ठीक है, तो ये 144 KWH आ जाएगा, और एक की कीमत 3 रुपये है। 1 यूनिट की कीमत 144 की कितनी होगी, देखो 3 की जगह 4 कर दिया है, तो 3 से गुणा कर दोगे 144 को, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है टाइपर ने। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने चैप्टर तो इंपॉर्टेंट बना रखे हैं ना, वो जाके देख लीजिएगा। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है ना, तो मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रखे हैं। टेंशन मत लो, ठंडक रखो दिमाग में, यहाँ से नहीं आया वहाँ से देख लो। जो समझदार बच्चे हैं, जो ध्यान से देख लो, वो तो यहीं से समझ जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ कमज़ोर होती हैं, वो उनको बोल, जो बच्चे मैथ्स लेके पढ़ते हैं उनको तो फट से आ गया होगा कि ये कैसे हुआ है। ऐसा एक प्रश्न हर साल आता है, कह रहे संलग्न परिपथ में परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और कुल धारा ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो, ये जो प्रतिरोध है इसके नीचे है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है ना, सो हम क्या करेंगे ना, इसको मैं बोलता हूँ R1, इसको मैंने बोला R2, ये बोला R3। तो R1 के नीचे क्या है, R2 है, एक के नीचे है, तो हम क्या बोलेंगे, चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में है, ठीक है, इसलिए समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R', 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है 20, R2 भी है 20, लॉस आ जाएगा 20, ऊपर आ जाएगा 1 + 1। जब नीचे सेम हो तो ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाता है, 2/20, 2 1 कम 2 दाई, 1/R' बराबर 1/10, फिर R' 1 कम R', 10 1 कम 10, R' कितना आ गया 10 ओम। तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर मिल गया मुझे 10 ओम का प्रतिरोध। अब ये जो 10 ओम है और ये जो 10 ओम है, इसके साथ ये अटैच है, एक के साथ एक अटैच है, एक लाइन में है। ठीक है, तो ये है श्रेणी क्रम में। तो लेकिन चूंकि R3 व R' श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, दोनों को जोड़ दिया जाता है, R3 + R', तो 10 + 10 आंसर आ जाएगा 20 ओम। तो जो परिपथ का कुल प्रतिरोध है वो कितना है, 20 ओम है। अब देखो कितनी बैटरी लगी हुई है, 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, V बराबर दे रखा है 3 वोल्ट।
ठीक है, आर बराबर हमें मिला है 20, हमें क्या निकालना है, आई निकालना है, कुल धारा आई निकालनी है। और आप जानते हो ओम के नियम से, ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, ओम के नियम से V बराबर होता है आई आर। तो हमें आई निकालना है तो वो हो जाएगा V/R। तो V का मान है 3 और R का मान है 20, यहीं पर छोड़ दो एम्पियर। 3/20 भाग दे सकते हो तो भाग दे देना, वरना यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कारण देखो, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से टकराती है, ठीक है, तो 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ये जो 7 रंग होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी होता है। ठीक है, ये प्रकाश को ना अपने अवयवी रंगों में बैंड के फॉर्म में तोड़ देता है। ठीक है, तो ये याद भी रखो, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, अंग्रेजी में बोलते हैं विब की ओर। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। देखो, आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये क्षैतिज है और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर। सूरज जब उग रहा है, सूरज जब उग रहा है और सूरज जब छिप रहा है, दोनों ही स्थिति में, ठीक है, सूरज को ना हमारे आंखों के, देखो ऐसे होता है, सूरज को बहुत दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ लिखना है, सूर्य उदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, देखो, और सूर्य अस्त के समय भी सूरज क्षितिज के पास होता है। जहां से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जब क्षितिज में होगा ना तो उसको बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश अधिक भाग कणों द्वारा प्रकर्णित कर दिए जाते हैं, और जो तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचता है उसमें लाल रंग की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और इसी वजह से सूरज हमें उगते समय भी और छुपते समय भी लाल प्रतीत होता है। ठीक है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। टिंडल प्रभाव क्या है, आपको मैं बता दूं, एक बंद कमरा है, पूरा अंधेरा भरा पड़ा है और एक जगह से छोटा सा छेद है, उस छेद से रोशनी आ रही है और उस रोशनी में देखोगे कई सारे धूल के कण यूं यूं घूम रहे हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टिंडल प्रभाव का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। फिर उदाहरण दे दो जो मैंने आपको अभी बोला था। ठीक है, और ये चित्र बना दो, सिंपल हो गया। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। देखो, मैं अभी ये माइक देख पा रहा हूँ, मेरे सामने एक किताब रखा है वो देख पा रहा हूँ, सूरज को देख पा रहा हूँ, चंद्रमा को देख पा रहा हूँ, तारे को देख पा रहा हूँ। तो मेरी आँख इतनी ज़बरदस्त है, चाहे वस्तु पास में हो चाहे वस्तु में दूर हो, उसके फोकस दूरी को एडजस्ट करके उसका इमेज मेरे को दिखा रहा है। तो ये क्या होता है, नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आँख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है। सामान्य अवस्था में नेत्र की क्षमता डायोप्टर की होती है। एक मानव की आंख के लिए सबसे निकट और दूर की दृष्टि के बीच की दूरी दृष्टिपरास कहलाती है। तो इतना नाम मत लिखो, यहां तक लिख दो तो काम चल जाएगा। ठीक है, ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में तो आप अपने विचार रखिए। जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास, जो जंगल है या फिर हमारे पास जो जैविक है जैसे डीजल पेट्रोल है, ये एक समय के, जैसे कोयला है, ये एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। तो हमें इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, है ना। तो जितना हम विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे उतनी ही लंबे समय तक रहेंगे। हमें सिर्फ हमारे लिए उपयोग नहीं करना है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोचना है और उसके वैकल्पिक स्रोतों पर भी विचार करनी है। क्योंकि सिर्फ इन्हीं संसाधनों पर हम अगर टिक जाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। आजकल देख रहे हो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक्स का जमाना आ रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गई, इलेक्ट्रिक कार्स हो गई। ठीक है, आने वाले टाइम में डीजल पेट्रोल की कार भी बंद हो जाएंगी, ये मान लो। आज से 10-15 साल बाद, 20 साल बाद खत्म, सब बंद हो जाएगा, सब इलेक्ट्रिक चलेगा। हालांकि जो इलेक्ट्रिक चलने वाला है
वो भी प्राकृतिक फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वो चलता है बैटरी से ही है। बैटरी किससे बनती है? लिथियम वगैरह से बनती है, ठीक है। और वो प्रकृति से लिया जाता है, ठीक है, उसमें भी हानि है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम है। कह रहे अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा का एक हानिकारक प्रभाव देखिए। जब वर्षा जल का जो पीएच मान है, ठीक है, 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें हानिकारक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, नाइट्रिक अम्ल होगा, ये सब उसमें हो जाता है, इसलिए अम्ल वर्षा है। और अम्ल वर्षा, अम्ल जब होगा तो वो जब किसी फसल पे गिरेगी या हमारे स्किन पे गिरेगी तो उसको डैमेज ही करेगी, आप बीमार पड़ जाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है जो पहली बारिश होती है उस पर कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पहली बारिश में अम्ल वर्षा होती ही 100% है, ठीक है। वो पानी पीना भी नहीं चाहिए। लोग बारिश में नहाने चले जाते हैं पहले बारिश में, ऐसे पानी पीते हैं, बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की अम्लता बढ़ जाती है, जिसका मानव तथा जलीय जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादकता भी कम हो जाती है एसिड रेन से। खाद्य श्रृंखला क्या है? देखो खाद्य श्रृंखला क्या है, अगर मैं बताऊं, एक पत्ता है, पत्ते को कीड़ा खा रहा है, कीड़े को चूहा खा रहा है, चूहे को सांप खा रहा है, ठीक है, सांप को नेवला खा रहा है, तो ये जो चील खा रहा है ये एक पूरी श्रृंखला है। तो ये होती है खाद्य श्रृंखला। एक चीज दूसरे पर निर्भर है, दूसरा चीज तीसरे पर निर्भर है। तो खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विपरीत विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये उस पर निर्भर है, वो इस पर निर्भर है, तो ये श्रृंखला बनी, जैसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है। हाइड्रेट कॉपर सल्फेट को नीला थोथा या तूतिया या कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसका सूत्र होता है CaCl2, ठीक है, विरंजक चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम कार्बोनेट से धावन सोडा बनाते ही रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है इसकी, ठीक है। कैसे बनता है? ये हमारा NaOH है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? NO2CO3, और पानी अलग हो जाएगा, ये लिखना है बस। कृत्रिम वृक्क अपोहन डायलिसिस क्या होती है? इस पर टिप्पणी लिखनी है आपको। यह एक उपकरण होता है जो नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों को अपोहन के द्वारा रक्त से अलग करता है। हमें कृत्रिम वृक्क की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे कारक जैसे संक्रमण, चोट, कम रक्त प्रवाह वृक्क की कार्य प्रणाली को कम कर देती है। इससे शरीर में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मृत्यु हो सकती है। हो सकती नहीं, हो जाती है। अगर आपकी किडनी खराब हो गई और आपके पास पैसे नहीं है, या तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, जिससे बहुत सारे पैसे लगते हैं, और तुम्हें कोई किडनी डोनेट भी करना नहीं चाहेगा, ठीक है। और अगर नहीं मिले तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे, तुम डायलिसिस कराओ, लेकिन एक टाइम के बाद डायलिसिस भी बंद हो जाती है, ठीक है। और फिर आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी इन्फेक्शन का बहुत खतरा रहता है। मेरे गांव में एक टीचर थे, सरकारी टीचर, गवर्नमेंट टीचर, उन्होंने अपना किडनी दोनों खराब हो गई थी, तो उनकी सिस्टर ने उनको किडनी दिया फ्री में, और ट्रांसप्लांट कराने में 15 लाख रुपए खर्चा आया। उसके बाद ट्रांसप्लांट कराया, 2 साल बचे, फिर उनकी डेथ हो गई कोविड के टाइम पे, ठीक है। पुनरुद्भवन क्या होता है? हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ये जो सरल प्राणियों को यदि टुकड़ों में काट दिया जाए ना, तो प्रत्येक टुकड़े अलग विकसित हो जाते हैं। जैसे देखो ये है, ये प्लेनेरिया है, एक पूरा विकसित है, इसको मैंने काट दिया यहाँ से, ये अलग टुकड़ा हो गया, ये अलग टुकड़ा हो गया, तो इसका जो पीछे भाग नहीं था, यहाँ से पीछे भाग बन गया, और इसका जो आगे का भाग नहीं था, यहाँ से इसने आगे का भाग बना दिया। ये प्लेनेरिया में ऐसे ही हाइड्रा में होता है, ऐसे ही नक्षत्र मछली में भी होता है। टूटे हुए भाग अलग अपना विकास कर लेते हैं संपूर्ण, और एक अलग जीव बन जाते हैं। तो ये होता है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जुड़ना,
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है या ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण C+O2 CO2। उदाहरण भी मैंने सिंपल रखा है। ठीक, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है, गैंग क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं खनिज। धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, खुली मिट्टी में पड़े हुए मिलते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। जैसे मृदा हो गया, रेत हो गया, चूना पत्थर, ये सब हमारे खनिज हैं। अयस्क क्या होता है, जिस खनिज से धातु कम खर्चे पर आसानी से मिल जाए उसे हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, गैंग क्या होता है, जो भी अशुद्धि हमें मिलती है अयस्क में, मिट्टी हो गया, रेत हो गया, उन सभी को हम गैंग कहते हैं, अशुद्धि को हम गैंग कहते हैं। कह रहे मानव शरीर का चित्र बनाकर उसमें पाए जाने वाली निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों को दिखाइए। अब टू ग्रंथि कहाँ होता है, थायराइड ग्लैंड, ये। फिर अग्नाशय, पैनक्रीज, पैनक्रीज हमारे यहाँ होता है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये हमारा होता है यहाँ पर। फिर अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल, ये होता है। ठीक, या फिर एक पुष्प का बनाना है, पराग को दिखाना है, वर्तिका को दिखाना है, अंडाशय दिखाना है, हर साल आता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण देना है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, ये मेरा एथेनॉल है C2H5OH, KMnO4 की प्रेजेंस होगी और उसका मैं ऑक्सीकरण कर दूंगा तो मुझे एथेनोइक अम्ल मिल जाएगा और पानी अलग मिल जाएगा। लिख लिख के याद करना, हर साल आता है। एथेनोइक अम्ल से एस्टर, तो ये मेरा एथेनोइक अम्ल है, इसमें मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाऊंगा तो मुझे एस्टर मिल जाएगा और पानी मेरा अलग हो जाएगा। एथेनॉल से एथीन, ये मेरा एथेनॉल है, इसको कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जैसे ही मैं गर्म करूंगा तो मुझे एथीन मिल जाएगा और पानी अलग मिलेगा। तो इसे याद करना लिख लिख के। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो बहुत महत्व है यार। डीएनए की प्रतिकृति यह सुनिश्चित करती है कि कोशिका विभाजन के अंत में गठित प्रत्येक बेटी कोशिका को डीएनए की समान मात्रा प्राप्त होती है। अगर डीएनए की प्रतिलिपि नहीं की जाएगी तो बेटी कोशिकाओं को सभी आवश्यक जीन प्राप्त नहीं होंगे, जो कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जानकारी नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रोटीन की अनुपस्थिति हो सकती है जो डीएनए द्वारा एन्कोड किया जाता है। ठीक है, डीएनए की नकल के परिणाम स्वरूप पुनर्संयोजन हो सकता है जो विकास को बढ़ाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक सामग्री का स्थानांतरण जीवों को समान कार्य करता है। ठीक है, जनसंख्या की स्थिति बनी रहती है इससे। तो ये सब होता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये क्वेश्चन हर साल आता है। देखो, ये नर है, ये मादा है। नर और मादा में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसके पास भी ना 23 जोड़े गुणसूत्र हैं और इसके पास भी 23, जिसमें से 22 दोनों के पास सेम टू सेम होते हैं। फर्क सिर्फ एक जोड़े का होता है और एक जोड़ा जो होता है पुरुष में XY होता है और महिला में होता है XX, वो जोड़ा, इसी का ही फर्क है। तो जब पुरुष का X, ठीक है, पुरुष का X और महिला का X, महिला के पास तो X ही है, जब मिलेगा तो XX बनेगा और क्या बनेगा, मादा बनेगा, लड़का पैदा होगा, सॉरी लड़की पैदा होगी। दोनों जब सेम होंगे ना तो लड़की पैदा होती है, मादा मतलब लड़की होती है। जब पुरुष का Y और महिला का X मिलेगा, विपरीत जब होंगे XY, तो लड़का पैदा होगा। ये बना देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमसे क्या बोल रहे हैं, एक बल्ब 10 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर अंकित है, ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध। ठीक है, बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब की शक्ति, 5 घंटे चलाने पर बल्ब द्वारा उपयुक्त होता है। तो विद्युत वाला जो चैप्टर है उस पर मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 1 घंटे की अलग से वीडियो बनाई है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ठीक है,
अब ये वाला क्वेश्चन तो, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, दिया नहीं है, लिखना पड़ेगा। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब यानी कि वी दे रखा है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है, आपको यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है। क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। नहर की सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुल्ल का संबंध किस राज्य से? तो देखो, इस तरीके से सिंचाई कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों में, ठीक है, वहाँ होता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला एक रसायन का नाम लिखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। देखो भाई, न्यूमेरिकल की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक्स भी मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, प्लीज जरूर देख लेना, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, नवीकरणीय है, ठीक है, कभी खत्म ही नहीं होगी। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्त मानते हैं। जीवाश्म ईंधन, यूरेनियम, थोरियम, ये लिख दो, पेट्रोलियम, ठीक है। बांध बनाने से क्या होगा? बांध बनाने के किन्हीं 4 लाभ बताने हैं। तो सिंचाई, जैसे बांध बनाने से पानी इकट्ठा होता है, उस पानी से हम किसानों को दे सकते हैं, छोटा छोटा सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद मछली पालन, जो बांध बनेगा उसमें हम कई सारे मछली पाल सकते हैं। जो बांध बनेगा, पानी के नीचे टरबाइन लगा के हम बिजली बना सकते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें जल दे सकते हैं, पानी की आपूर्ति कर सकते हैं। और जहाँ पर जल रहता है वहाँ पर बोटिंग होती है, दुनिया भर की एक्टिविटी होती है, तो पर्यटन उद्योग में भी फ़ायदा मिलेगा। इतने सारे लाभ हैं। तो ये पूरा मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। पूरी विज्ञान मैंने पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। विज्ञान के साथ साथ मैंने मैथ भी पूरी पढ़ा रखी है, जो कि आपको पूरा प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।